किया हम लोगों ने, तो पेट की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो इंडियन पॉलिटी हम लोगों ने स्टार्ट किया है। हम लोग किसको डिस्कस करेंगे, तो भारतीय राज व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे, इंडियन पॉलिटी के बारे में पढ़ेंगे। और इस इंडियन पॉलिटी के सेगमेंट में क्या पढ़ा था हम लोगों ने, तो इसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि कैसे क्लास का शेड्यूल रहेगा, क्या पैटर्न रहेगा, वो बता दिया है मैंने। और इसमें हम लोग पॉलिटी की शुरुआत करेंगे। सुन लो ध्यान से, इस पॉलिटी के सेगमेंट में जैसे मान लो पहले मैं आपको टॉपिक पूरा डिस्कस करा दूंगा, कौन कौन से टॉपिक चलेंगे। जैसे मान लो पॉलिटी चली, पहले दिन हम लोगों ने संविधान का निर्माण, सपोज करो संविधान का निर्माण पढ़ा, तो अब संविधान का निर्माण जब पूरा समझ लेंगे तो इसका पूरा आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा, प्लस उसके अलावा आपको इसमें क्या मिल जाएगा, तो इसमें आपको सारे के सारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो हम आपको सॉल्व कराएंगे। यानी जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपके हैं वो पूरा हम आपको सॉल्व करा देंगे कि प्रीवियस ईयर में क्या पूछा गया, क्या नहीं पूछा गया, वो सारे सवाल मेन रूप से पेट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, क्या क्या पूछा गया है, क्या क्या नहीं पूछा गया है, वो सब पूरा आपको सॉल्व कराएंगे, सारी बात आपको समझाएंगे। उसके बाद फिर जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, जिन्हें हम लोग एमसीक्यू कह सकते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कह सकते हैं, वो भी हम आपको डिस्कस कराएंगे कि हाँ कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं इस चैप्टर से आपके पेपर के लिए, कौन कौन से सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, वो भी हम आपको पढ़ाएंगे। और उसके बाद फिर मेरे साथियों हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे पहुंच जाया करेंगे। इससे क्या रहेगा, दो चीजें रहेंगी। पहला, आपको टॉपिक की बहुत ही अच्छी समझ हो जाएगी, पूरा टॉपिक आप समझ लोगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं, कोई असुविधा नहीं रहेगी। दूसरी सबसे अच्छी बात आपके लिए क्या रहेगी मेरे भैया, कि आप ये समझ पाओगे कि टॉपिक पढ़ने के बाद आप प्रीवियस क्वेश्चन बना पा रहे हो कि नहीं, बाकी और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो उस चैप्टर से जुड़े हैं वो आप बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे हैं, ये दोनों चीजों का ज्ञान आपको हो जाएगा बढ़िया से। तो आप ये समझ पाएंगे कि क्वेश्चन अच्छा बन पा रहा है कि नहीं। आप बना ले जा रहे हो सवाल तो अच्छी बात, नहीं बन पा रहा है तो फिर से आपको जो डाउट है वो डाउट हमसे पूछेंगे, हम उसको आपको सॉल्व करके कैसे क्या दिक्कत है, क्या असुविधा है, वो पूरी बात बता दिया करेंगे, ठीक है ना। तो चलो क्लास की शुरुआत कर देते हैं और पढ़ते हैं। देखिए, तो अब अगर हम भारतीय संविधान की बात करें, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, तो संविधान क्या करता है, सरकार के कुल हमारे जो 3 अंग हैं, सरकार के कुल कितने अंग होते हैं, तो सरकार के कुल 3 अंग होते हैं। तो हमारी सरकार के तीनों अंगों, और सरकार के तीनों अंगों का मतलब क्या है, तो सरकार के तीनों अंगों का मतलब है कार्यपालिका। अब सवाल ये उठता है कि हमारे यहाँ कार्यपालिका का गठन कैसे होता है, कैसे कार्यपालिका बनती है हमारी। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो हमारी कार्यपालिका आई है ये मेन रूप से विधायिका के ही कुछ लोगों को किसमें शामिल कर लिया जाता है, तो विधायिका के ही कुछ लोगों को कार्यपालिका में शामिल कर लिया जाता है। यानी जो हमारी कार्यपालिका है वो कैसे है, तो हम सबको पता है कि जो हमारी कार्यपालिका है वो कैसे बनी है। तो हमारी जो कार्यपालिका है भैया, हमारी जो कार्यपालिका है वो इस आधार पर बनेगी कि जो कार्यपालिका का पार्ट है वो विधायिका के ही लोगों के मिलने से बना है। यानी विधायिका के लोग ही कहाँ आके भाग लेते हैं, तो कार्यपालिका में भाग लेते हैं। और तीसरा अंग जो है वो है न्यायपालिका। यानी कुल मिलाकर कहे हैं तो हम सबको पता चल गया कि विधायिका है हमारे यहाँ, कौन है, विधायिका। विधायिका के अलावा कौन है, कार्यपालिका, और कौन है, न्यायपालिका। और ये तीनों मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, तो ये तीनों मिलकर के निर्माण करते हैं सरकार का। अब सरकार के जो ये तीनों अंग हैं, ये तीनों अंग अच्छे से काम करें, इन तीनों अंगों को शक्तियां दी जाएं, सारे अंग
अपने अपने प्राप्त शक्तियों के अनुरूप कार्यों का निर्वहन करें, एक दूसरे से समन्वय बनाएं, लेकिन एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप ना करें। अगर इस आधार पे काम करें तो ये सब कुछ किसमें वर्णन मिलता है, किसमें मेंशन है, तो ये सारी बातें लिखी हैं हमारे संविधान। इसमें लिखी हैं हमारे संविधान में। और यही पढ़ करके तैयार करना, अपडेट करना क्या कहलाता है, तो यही पढ़ करके तैयार करना मेरे साथियों कहलाता है इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था। आया समझ? तो आइए जरा देखते हैं विधायिका में कौन कौन है। अब अगर हम बात करें कि हमारे यहाँ विधायिका में कौन कौन शामिल, क्या है विधायिका, एक एक सेगमेंट को पढ़ते चलते हैं, समझते चलते हैं। पहले किसको समझेंगे, तो पहले समझते हैं विधायिका के बारे में। किसके बारे में भैया, विधायिका के बारे में पहले समझेंगे कि विधायिका में कौन कौन शामिल है, उससे समझते हैं। ठीक है, आओ देखो। तो जो विधायिका है हमारी, ये दो स्तर पर है, ध्यान समझना आप भैया, जो भी लोग लाइन देख रहे हैं ध्यान से देखिएगा। दो स्तर पर हमारे यहाँ विधायिका कार्य करती है। पहले कौन सा स्तर है, तो पहला स्तर है जिस पर काम करती विधायिका, वो है केंद्र या संघ भी कह सकते हैं। और दूसरे जिस स्तर पर हमारे यहाँ विधायिका कार्य करती है वो है राज्य, जिसे स्टेट कहते हैं। यानी एक कौन सा लेवल है, सेंट्रल, और दूसरा कौन सा लेवल है, स्टेट। यानी एक केंद्र के स्तर पर हमारे यहाँ विधायिका काम करती है, बनाई गई है, और एक राज्य के स्तर पर विधायिका बनाई गई। जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताओ मेरे साथियों कि जो केंद्र के स्तर पर हमारे यहाँ विधायिका बनाई गई है उसका क्या नाम है। तो जो केंद्र के स्तर पर हमारे यहाँ विधायिका बनाई गई है, उस विधायिका को हम लोग संसद कहते हैं। क्या कहते हैं, संसद कहते हैं। और संसद बोले तो क्या कहा जाता है मेरे साथियों, तो उसे हम लोग कहते हैं पार्लियामेंट। बोलो क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं भैया पार्लियामेंट, यानी उसे संसद कहते हैं। और जो राज्य के स्तर पर काम करती उसे क्या कहते हैं, विधान मंडल कहते हैं। तो एक कौन सा पार्ट है, जो केंद्र के स्तर पर काम करे वो संसद है, पार्लियामेंट है, और जो राज्य के स्तर पर काम करे वो क्या है, विधान मंडल है। बोलो क्या है मेरे साथियों, तो वो है विधान मंडल। अब जो संसद है, जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में कुल 3 अंग हो सकते हैं। ध्यान से सुनो भैया, कौन, जिनको पेट का पेपर अच्छे से देना है ध्यान से एक बात सुनिएगा भैया। और यही क्लास आपको यस्टेट में भी काम आएगी, अलग से कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना होगा, यस्टेट में भी आपको यही क्लास काम आएगी। सुनो ध्यान से। तो अब जो संसद है उसके कितने अंग है, पार्लियामेंट में कितने अंग है, तो 3 अंग है। क्या अंग है, 3 अंग है। पहले है राष्ट्रपति, दूसरी कौन है, राज्यसभा, और तीसरी कौन है, लोकसभा। यानी हमारे यहाँ जो पार्लियामेंट है, जो संसद है, इस पार्लियामेंट में, संसद में कुल कितने अंग हैं, तो 3 अंग होते हैं। पहले अंग के तौर पे हम लोगों ने किसको पढ़ा, तो पहले अंग के तौर पे पढ़ा राष्ट्रपति, दूसरे अंग कौन, राज्यसभा, तीसरे कौन, लोकसभा। तो जब संसद में अंग पूछेगा तो हम 3 लगाएंगे, लेकिन मेरे भैया जब आपसे ये पूछेगा कि कुल कितने सदन हैं, कितने हाउस हैं, तब आप 2 लगाएंगे। कितना लगाएंगे, हाउस जब पूछेगा तब आपको 2 लगाना है। एक कौन सा, एक तब आप लगाओगे राज्यसभा, और दूसरा कौन सा, लोकसभा। इतनी बात समझ आई, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं मेरे साथियों। एक बार आप लोगों के कमेंट ले लेता हूं भाई। बिल्कुल बिल्कुल बोलिए मेरे भैया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल अतुल, बिल्कुल सही बताया। प्रशांत, मोहिनी, जतिन, ललित, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कमेंट कर रहे हैं आप लोग, बिल्कुल सही बता रहे हैं कि इन सारे आर्टिकल में इसका वर्णन है। सही है मेरे साथियों। चलो
आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा अब अगर हम लोग विधानमंडल की बात कर लें कि विधानमंडल में क्या होगा, तो इसमें भी आपको याद रखना है कि हमारे यहाँ विधानमंडल में भी कितने अंग हो सकते हैं, तो 3 अंग हो सकते हैं। कौन कौन से 3 अंग में शामिल होंगे, तो पहला जो शामिल हो सकता है अंग में वो कौन होगा, वो है भैया राज्यपाल। दूसरा जो शामिल होगा वो कौन है, विधान सभा। ये दो तो परमानेंट है, इनको रहना ही रहना है, ये कहीं नहीं हट सकते। कौन कौन, राज्यपाल बिल्कुल सही, गवर्नर, और कौन भैया, विधानसभा। इन दोनों को तो रहना ही रहना है। और तीसरा जो हट सकता है, यानी रहे या ना रहे, वो कौन है, वो है विधान परिषद। बोलो कौन है, विधान परिषद। तो विधान परिषद के बारे में ये है कि ये पार्ट हो भी सकती है, नहीं भी। अब यहाँ सवाल बहुत बार पेपर में आया है भैया, क्या सवाल आया है, तो बार बार सवाल ये आया है कि जो विधान परिषद है, ये विधान परिषद कुल कई राज्यों में हमारे यहाँ है, तो विधान परिषद केवल 6 राज्यों में। बोलो विधान परिषद कुल कई राज्यों में है, तो हमारे यहाँ जो विधान परिषद है वो केवल 6 राज्यों में है। और जो 6 राज्य हैं वो कौन कौन से हैं, तो अपने से शुरू करो, यूपी, आपका अपना पड़ोसी कौन, बिहार, फिर निकल चलो महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का पड़ोसी कौन, कर्नाटक, याद रहेगा ना, कर्नाटक। फिर निकल चलो आंध्रा, कौन, आंध्रा, और फिर आंध्रा का पड़ोसी कौन, याद कर लीजिएगा, तेलंगाना। यानी कौन कौन हो गया, तो कुल मेरे भैया 6 राज्य हो गए। क्या राज्य हो गए, ये 6 राज्य। वेरी गुड, बिल्कुल सही बता रहे हैं आप सभी लोग, वाह मेरे साथी, बिल्कुल सही है। तो कुल कई राज्य हो गए, 6 राज्य हो गए। इन 6 राज्यों में हमारे यहाँ क्या है, तो इन 6 राज्यों में हमारे यहाँ विधान परिषद है। बाकी राज्यों में विधान परिषद नहीं है, बाकी राज्यों में विधान परिषद हमारे यहाँ नहीं है मेरे साथी। बिल्कुल सही, मैं सबके कमेंट देख रहा हूं भाई, यूपी, बिहार, बिल्कुल सही भाई, जतिन, मोहिनी, ललित, प्रिंस, सबके सही आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चलो आगे बढ़ो। तो अब सवाल ये उठता है कि ये राज्यसभा के लोग कैसे आएंगे, ये लोकसभा के लोग कैसे आएंगे, ये विधानसभा के लोग कैसे आएंगे, विधान परिषद के लोग कैसे आएंगे, ये सब भी सवाल उठता है, ये सब भी इंपॉर्टेंट है। देखो जरा, आइए देखिए, तो देखो पहले संसद को देखते हैं। अगर आप संसद की बात करें तो आप संसद जो है, संसद का वर्णन आर्टिकल नंबर 79 में है। मैं आगे इसको फिर से पढ़ाऊंगा, टेंशन ना लेना। जो राज्यसभा है ये 80 में, जो लोकसभा है ये 81 में, याद रहेगा। जो हमारे राष्ट्रपति हैं ये आर्टिकल 52 में है, ठीक। अब यहां जो, यहां थोड़ा छोटा कर देता हूं, यहां आ जाइए, देखिए जरा, ठीक। अब देखो दिखाई दे रहा होगा, अब यहां देखो, ये अब देखिए जरा, जो राज्यपाल है ये आर्टिकल नंबर 153 में है। जो विधानसभा है ये आर्टिकल नंबर, देखो पहले विधानमंडल बता देता हूं, ये 168 में है, ये 170 में है विधानसभा, और ये 171 में है। ये तो इसके आर्टिकल, ठीक है, ये इसके आर्टिकल हो गए मेरे साथी। वेरी गुड, बहुत सही आप लोग कमेंट कर रहे हैं, वेल डन वेल भैया। आओ देखो जरा, अब जो राज्यसभा है, राज्यसभा को हम सभी लोग संसद का अपर हाउस कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, तो इसको संसद का अपर हाउस कहा जाता है, इसको उच्च सदन कहते हैं। बोलो कौन सदन कहते हैं, इसको उच्च सदन कहा जाता है, यानी ये अपर हाउस है। जो लोकसभा है, इस लोकसभा को हम लोग लोअर हाउस कहते हैं, यानी इसको निम्न सदन कहा जाता है।
अब जो राज्यसभा है, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है, इनडायरेक्ट होता है। और इनडायरेक्ट होने का मतलब है कि जनता इसमें सीधे पार्टिसिपेट नहीं करती, जनता इसमें सीधे भाग नहीं लेती। इनका जो टोटल स्ट्रेंथ है, जो पूरी संख्या मैक्सिमम जो हो सकती है राज्यसभा में, वो 250 हो सकती है। और इस 250 में से 238 इलेक्टेड होते हैं, यानी निर्वाचित होते हैं, और जो 12 हैं ये नॉमिनेटेड होते हैं। नॉमिनेटेड होने का मतलब ये नामित होते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। अब वर्तमान में जो टोटल संख्या है वो 245 है। ये मैक्सिमम स्ट्रेंथ है मेरे भैया, और ये प्रेजेंट में स्ट्रेंथ है। अब जो ये प्रेजेंट में स्ट्रेंथ 245 है, इस 245 में से 233 इलेक्टेड है और 12 नॉमिनेटेड। ठीक है, अब ये जो 12 नॉमिनेटेड हैं, इन 12 नॉमिनेटेड में से किस आधार पे नॉमिनेशन होता है? तो इन 12 लोगों का जो नॉमिनेशन होता है, राष्ट्रपति जो इनका नामित करते हैं, किसके द्वारा नामित होते हैं भैया? तो ये 12 लोग राष्ट्रपति के द्वारा नामित किए जाते हैं। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। और इसके लिए कुल कितने आधार हैं? बोलो 4। पहला क्या है? विज्ञान। विज्ञान के बाद कला, कला के बाद साहित्य, साहित्य के बाद समाज सेवा। यानी विज्ञान, कला, साहित्य और समाज सेवा। जो ये 233 लोग निर्वाचित हैं, ये अप्रत्यक्ष निर्वाचन है। अब कैसे इनका निर्वाचन होता है अभी आपको भी समझ में आएगा। इतनी बात समझ आई कि नहीं आई? अगर आ गई समझ में तो एक बार कमेंट करके बताइए कि सर समझ आ गया है। ना आए तो भी कमेंट करके बताइए कि सर ये बात हमको समझ नहीं है। अभी हम राज्यसभा बता रहे हैं। अरे वाह, सभी लोग बता रहे हैं, वेरी गुड। ललित, मोहिनी, प्रिंस, जतिन, सबके आंसर आ रहे हैं। बहुत अच्छा मेरे साथी, वेरी गुड। समाज सेवा भी है, बिल्कुल है। इतनी बात समझ आ गई सबको? आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। आप जरा इधर आओ, देखो तो इधर बढ़ के देखिए। अब ये है लोकसभा। लोकसभा बोले तो लोअर हाउस, निम्न सदन है मेरे साथ। और ये जो लोअर हाउस है, ये जो निम्न सदन है, लोअर हाउस है, यहां प्रत्यक्ष निर्वाचन, डायरेक्ट इलेक्शन होता है। और डायरेक्ट इलेक्शन होने का मतलब है कि सारे के सारे इंडिविजुअल कैसे आते हैं? तो जनता सीधे वोट करती है और जीत करके आ जाते हैं। यानी किसके मतदान करने से? जनता के वोट डालने से ये सारे लोग चुने जाते हैं। मैक्सिमम स्ट्रेंथ लोकसभा में कितनी हो सकती है? फिलहाल इस समय 550 हो सकती है मैक्सिमम। अब अगर डिलिमिटेशन हो जा रहा है, परिसीमन हो जा रहा है, कुल सीटों की संख्या बढ़ा दी जाएगी, तो जितनी हो जाएगी उतनी हम लोग पढ़ेंगे। अभी फिलहाल कितनी है प्रेजेंट में? 550। इनमें से 530 राज्यों के द्वारा निर्वाचित और 20 जो है ये राज्यों के द्वारा नामित। किसके द्वारा नामित है? तो 20 जो है ये राज्यों के द्वारा नामित है। आया समझ? माफ करना बेटा, गलती से बोल दिया। एक मिनट बेटा, एक मिनट। और 20 जो है ये यूनियन टेरिटरी से है, गलती हो गई, वेरी सॉरी। ये 20 जो है ये यूनियन टेरिटरी से है। ठीक है, फिर से बताता हूँ। 550 में से 530 राज्यों से आएंगे और 20 कहां से आएंगे? संघ शासित प्रदेश से आएंगे। ये होगा बेटा, गलती से बोल दिया। अब जरा ध्यान सुनो। अब यहां आपको ध्यान ये देना है कि ये जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, अगर हम प्रेजेंट में आकर देखें तो प्रेजेंट में क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी भैया 500। इस समय जो हो जाएगी वो हो जाएगी 543, 543। और इस 543 में से आप ऐसे बांटोगे तो 530
राज्यों से ये निर्वाचित होके आएंगे और जो 13 बचे हैं ये संघ शासित से निर्वाचित होंगे। यानी मैक्सिमम यूटी में 20 सांसद हो सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल कितने हैं? तो अभी फिलहाल 13 है। यानी कुल मिलाकर कै सीटें वैकेंट हैं? 7 सीट वैकेंट। कै सीट भैया? 7 सीट इसमें खाली है ना। जो अगर चाहे सरकार तो इन 7 सीटों को बढ़ा सकती है, जिनमें उसको अलग से कहने का मतलब है कोई अमेंडमेंट नहीं करना पड़ेगा। वो इस 13 को आराम से 20 कर सकती है। आई ना समझ? पक्का? चलो अब देखो, इसके बाद मेरे भैया, इसके बाद देखो, अब जो हमारी विधानसभा है, हमारी विधानसभा इसमें भी कैसे? तो प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, यानी जनता सीधे वोट डालती है। इसमें मैक्सिमम 500 विधायक हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? 500। और मिनिमम कितने होने चाहिए? 60। यानी किसी भी राज्य में 60 विधायक से कम नहीं होने चाहिए और 500 विधायक से ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो 500 का तो अपवाद अभी कोई राज्य नहीं। सबसे ज्यादा विधायक यूपी में है और वो 403। लेकिन 60 जो क्राइटेरिया है बेटा, इससे कम भी विधायक अपने यहाँ हैं, यानी उसका अपवाद वाला राज्य आपको मिल जाएगा। पूर्वोत्तर का है, सिक्किम है, गोवा है, कई सारे राज्य से। आई ना बात समझ? हालांकि आपको अभी क्या याद करना, उस समय आपको स्टेट याद कराऊंगा। अभी याद करना है कि 500 मैक्सिमम हो सकते हैं और मिनिमम कितना होना चाहिए? 60। ठीक। इन सबका निर्वाचन कैसे होगा? तो इन सबका निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होगा। आप सबसे ज्यादा कहाँ है? यूपी में, और कुल कितने हैं? 403 है। ठीक है। आओ आप देखो, वही जब हम बात करें विधान परिषद की, तो जो विधान परिषद है मेरे भैया, विधान परिषद का निर्वाचन अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट होता है। और जब इसका निर्वाचन इनडायरेक्ट होगा भैया, अप्रत्यक्ष होगा, तो इस अप्रत्यक्ष निर्वाचन में जनता वोट नहीं करती। अच्छा, यहां मैक्सिमम कितने एमएलसी हो सकते हैं? तो मैक्सिमम हो सकते हैं बेटा विधानसभा के 1/3। और मिनिमम कितने हो सकते हैं? तो जो मिनिमम हो सकते हैं वो हो सकते हैं 40। पहले इसका अपवाद जम्मू कश्मीर हुआ करता था, 36 सीट थे वहां, लेकिन अब वो क्या हो चुका है? जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा हटा करके यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, तो वहां की जो विधान परिषद थी उसको खत्म कर दिया। ठीक है, भंग कर दिया गया। तो याद रखिएगा बेटा, मैक्सिमम विधानसभा का 1/3। कैसे? आप इनडायरेक्ट इलेक्शन हो, तो फिर वोट कौन करेगा भैया? देखो जरा ध्यान से, वोट कौन करेगा? इनको वोट कौन देगा? तो जब जनता वोट नहीं करती मेरे भैया, तो कुल सीट का 1/3 ये विधायकों के द्वारा निर्वाचित होते हैं। यहाँ सवाल आता है, कुल सीट का 1/3 ये किसके द्वारा चुने जाते हैं बेटा? तो ये चुने जाते हैं लोकल बॉडी मेंबर के द्वारा। कुल सीट का 1/12 ये चुने जाते हैं स्नातकों के द्वारा। कुल सीट का 1/12 ये चुने जाते हैं माध्यमिक शिक्षक संघ द्वारा। और जो बचेगा वो 1/6 है, और उस पे कौन? राज्यपाल जो होते हैं वो क्या करते हैं? मनोनयन करते हैं, यानी मनोनीत कर देते हैं। और जो राज्यपाल मनोनीत करते हैं वो भैया 5 आधार है। और जो 5 आधार है उसमें कौन कौन से हैं? 4 वही याद कर लीजिए जो आपने राज्यसभा में पढ़ा, विज्ञान, कला, साहित्य, समाज सेवा, और एक यहाँ आपको बढ़ाना है बेटा, क्या? तो यहाँ एक बढ़ जाएगा आपकी सहकारिता बढ़ा दो, कोऑपरेटिव बढ़ा दो। क्या बढ़ा दोगे? तो कोऑपरेटिव बढ़ जाता है, यानी सहकारिता को बढ़ा दिया जाता है। किसको बढ़ाते हैं मेरे भैया? तो सहकारिता बढ़ जाती है, कोऑपरेटिव से बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो जो हमारे यहाँ एमएलसी होते हैं
उन एमएलसी को कुल कौन कौन से प्रकार है बेटा? 1/3 विधायकों के द्वारा, 1/3 लोकल बॉडी मेंबर के द्वारा, 1/12 स्नातकों के द्वारा, 1/12 माध्यमिक शिक्षक संघ के द्वारा और 1/6 किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा मनोनीत कर दी जाते हैं। ये बात समझ आया है कि कंफ्यूजन है? एक बात पूछो जरा, क्या ये बात समझ आ गया कि कंफ्यूजन है मेरे साथियों आप लोगों को? एक बार बताओ जरा, एक बार बताइए जरा, पूछिए, बताइए, समझ आ गया है या कंफ्यूजन है? जी बिल्कुल, मैं कमेंट देख रहा हूं आप लोगों के, बोलिए। हाँ हाँ, रोशन, नितिन, आदित्य, क्या करो भैया? डिड नॉट का मतलब बेटा? ओके ओके ओके, सबको समझ आ गया? सबको आ गया? अरे वाह मेरे साथियों, सबको समझ आ गया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके, एक कोई बच्चा लिख रहा है प्लीज क्लियर द ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड क्लियर नहीं आ रहा, मतलब विजिबिलिटी अच्छी नहीं है? मुझे लग रहा है अच्छा दिखाई दे रहा है ना? चलो देखो बेटा, तो इसका मतलब ये हो गया मेरे साथियों कि ये, अब इसको छोटा करके मैं आपको अब अच्छे समझा देता हूं ताकि सारे लोग इसको माइंड में एकदम बढ़िया से बिठा लो। और पेपर में यहां से सवाल 100% आता है, ये तो आपको याद करना कि सवाल यहां से आएगा ही आएगा। आओ देखो, थोड़ा और छोटा करेंगे, फिर भी बड़ा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं लेना आपको। हाँ देखो, अब हम लोगों ने क्या पढ़ा भैया? यही बात मैंने अभी आपको समझाया है, दिखाई दे रहा है बढ़िया से एकदम? बोलो, एक पॉइंट और कम करते हैं। हाँ, अब जरा देखिए ताकि आपको बढ़िया समझ आ जाए। देखो, हम लोगों ने पढ़ा कि जो हमारी पार्लियामेंट है उसमें कई अंग हो सकते हैं? 3 अंग हो सकते हैं। कौन कौन से? राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। राज्यसभा को बेटा हम लोग अपर हाउस कहते हैं। यहाँ इलेक्शन कैसे होता है? इनडायरेक्ट होता है। इसमें ये देखो जरा 233 जो होंगे, जो 233 जो अभी के इलेक्टेड राज्यसभा सांसद हैं, ये इनडायरेक्ट आएंगे। अब ध्यान सुनना मेरी बात बेटा। अब यहाँ जो ये विधानसभा के लोग होते हैं जिनको हम लोग एमएलए कहते हैं, यही एमएलए वोट करते हैं और किसको जिताते हैं? तो राज्यसभा सांसद को। तो विधायक को वोट कौन देता है? जनता, हम और आप। और विधायक किसको वोट करते हैं? राज्यसभा के सांसद को। इसलिए राज्यसभा के सांसदों का निर्वाचन विधायकों के द्वारा हो जाता है, इसलिए कैसा मानेंगे हम लोग? अप्रत्यक्ष। कैसा भैया? अप्रत्यक्ष। यही बात आपको माइंड में रखना और पक्का सवाल आपके पेपर में पूछेगा, एकदम गारंटी। अब बोलो समझ आया कि नहीं आया भैया? बोलो जतिन। बोलो बेटा, समझ में आ गया? ओके 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 बेटा, सब सही है ना? एकदम क्लियर हो गया, समझ आ गया? चले बढ़े बेटा, ये बात समझ आया? तो क्या मैंने समझाया आपको? मैंने आपको समझाया मेरे भैया कि जो हमारे यहाँ राज्यसभा, ध्यान सुनना, जो हमारे, आप देखो सवाल इसमें कैसे पूछेगा, हम सवाल पूछ के आपको दिखाते हैं, सुनो ध्यान से। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया, सवाल क्या पूछा गया? चलो देखो, अब मान लो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया, सवाल सुनिएगा जरा, सवाल सुनो बेटा। सवाल आपसे पूछ लेगा कि जो राज्यसभा के हमारे सांसद होते हैं, वो राज्यसभा के सांसद, किसके सांसद भैया? जो राज्यसभा के हमारे सांसद होते हैं, वो राज्यसभा के सांसद कैसे चुने जाते हैं? जरा हमको बताओ, कमेंट करके बताओ जल्दी से, फटाक से बोलो, कमेंट करो, कैसे चुने जाते हैं? जल्दी बताओ, राज्यसभा के सांसद कैसे चुने जाते हैं? कमेंट करो, फास्ट कमेंट करो, जल्दी से बताइए, जल्दी बताइए मेरे साथ कि राज्यसभा के सांसद हमारे कैसे चुने जाएंगे?
बोलो जल्दी बोलो, कमेंट आना चाहिए आपका। हाँ बताओ, राज्यसभा के सांसद कैसे चुने जाते हैं, कैसे आते हैं हमारे राज्यसभा के सांसद? राज्यसभा के सांसद कैसे चुने जाते हैं, जल्दी बोलो मेरे साथियों। अरे वाह, बिल्कुल प्रशांत ने बता दिया, नितिन ने बता दिया, बिल्कुल सही है भाई, बिल्कुल सही आंसर दिया आप लोगों ने। इनडायरेक्ट आते हैं, इनडायरेक्ट आते हैं, बिल्कुल सही, इनडायरेक्ट आएंगे। और कौन कौन बेटा जल्दी बताओ, कौन है जो इनको वोट डालते हैं? एमएलए। वेरी गुड, सबके आंसर सही आ रहे हैं भाई, कि राज्यसभा के सांसदों का जो निर्वाचन होगा उसमें वोट तो एमएलए देता है ना। कौन वोट देगा? एमएलए। और एमएलए कैसे आता है? जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से आता है। बोलो कैसे आता है? तो जो एमएलए आता है ये तो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से आया। तो जनता ने अपना वोट किया, अपना मत दिया विधायक को, और विधायक ने अपना मत दिया राज्यसभा सांसद। आप तो क्लियर हुआ? इसका मतलब जनता से ये कैसे हो गए? ये हो गए भैया प्रत्यक्ष। और ये इनसे कैसे हो गए? ये इनसे हो गए प्रत्यक्ष। लेकिन इनसे ये कैसे हो गए? अप्रत्यक्ष। यही मैंने आपको समझाया। अब क्या मेरी बात ये एकदम क्लियर बैठी दिमाग में कि नहीं बैठी? कि जो विधानसभा के यानी जो एमएलए हैं वो किसको वोट देते? राज्यसभा के सांसदों को। डन हो गया, एकदम बढ़िया, समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन नहीं। अगली बात मैंने आपको क्या समझाया था मेरे साथियों? अगली बात मैंने आपको समझाया था, इसको भी एक बार और क्लियर करा दूं आपको, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए भैया, एक पैसे का कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए, ये बात भी आपको याद रखना है। देखो मैं इसको एग्जांपल लेकर समझा देता हूं कि जो हमारे यहाँ एमएलसी होंगे, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद के सदस्य, कहाँ के सदस्य? विधान परिषद के सदस्य। तो देखो जितनी संख्या होगी, मान लिया कि उस राज्य में कुल संख्या है 72। भाई मैं 72 क्यों मान रहा हूं? जो ऑफलाइन में पढ़ा उसको पता होगा 72 का है माना, इन सबसे कट जाएगा बेटा बढ़िया से, तो समझ में आपको आ जाएगा। तो अगर हमने 72 माना तो 1/3 72 करोगे भैया, 24 किसके द्वारा आएंगे? एमएलसी, विधायकों के द्वारा। इसके अलावा लोकल बॉडी मेंबर से भी कितने आ जाएंगे? 24। इसके अलावा मेरे भैया स्नातक से कितने आ जाएंगे? 12, 12 छंग 72, 6 आ जाएंगे। इसके अलावा 12 छंग 72, 6 आ जाएंगे, और 6 बरहियम 72 हो जाएगा, यानी 12 किससे आ जाएंगे? मनोनीत होकर के राज्यपाल से आ जाएंगे। किससे आ जाएंगे? राज्यपाल से आ जाएंगे। अब बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल सही नितिन, एकदम सही बताया बेटा। प्रिंस, प्रशांत, नितिन, जतिन, आदित्य, सबको समझ आया बेटा? बोलो 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 मेरे साथियों, आप एकदम क्लियर हुआ? कहीं कोई कंफ्यूजन तो नहीं? अब इसमें हम लोगों को पढ़ना होगा भैया, ये क्लियर हो गई ना बात? एकदम एकदम बढ़िया से। चलो फिर बढ़ते हैं, देखो मेरे साथ। तो आप एक बार फिर से इसको समराइज करते हैं और आगे पढ़ना शुरू करेंगे। तो पार्लियामेंट देख लिया हम लोगों ने, पार्लियामेंट हो गया, ये सारी चीजें हो गई। तो इनको हम लोग एक साथ जब बोलते हैं तो क्या कहा जाता है? तो इसे एक साथ जब हम रखते हैं तो इसे हम कहते हैं, देखो यहाँ सरकार का एक अंग जिसे विधायिका कहा जाता है, लेजिस्लेचर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लेजिस्लेचर कहते हैं, विधायिका कहते हैं। और यही मेन आधार है संसदीय शासन प्रणाली का। इट इज द बेस ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। किसका बेस है बेटा? तो इट इज द बेस ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहीं होगी, जैसे अपने इंडिया में क्या है? संसदीय शासन प्रणाली। तो वहां पहले किसका होना जरूरी है? विधायिका का होना जरूरी है, संसद का होना जरूरी है, तभी तो संसदीय फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनेगा। पक्का हो गया? एकदम मस्त समझ में आया। अब दूसरा अंग क्या है सरकार का? तो सरकार का जो दूसरा अंग है वो कौन है? कार्यपालिका। बोलो कौन है? कार्यपालिका। अब अगर सरकार के दूसरा अंग अगर हम बोले, और दूसरे अंग का मतलब है कार्यपालिका, तो कार्यपालिका में कौन कौन होता है मेरे भैया? तो ऐसे आपको याद रखना है कि
केंद्र के स्तर पर जो कार्यपालिका का प्रमुख होगा वो हमेशा राष्ट्रपति होंगे। कहां, कौन स्तर पर? केंद्र। और वही पूरे देश में कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं। ठीक वैसे ही राज्यों में कौन होता है? तो राज्यों में भैया राज्यपाल होते हैं, यानी गवर्नर होते हैं। बोलो कौन होते हैं भैया? तो राज्यों में गवर्नर होते हैं। कौन होते हैं? तो राज्यों में गवर्नर होते हैं। बात समझ आई? यानी कार्यपालिका को अगर देखें तो कार्यपालिका में राष्ट्रपति भी है और राज्यपाल भी है। राष्ट्रपति की सहायता के लिए प्रधानमंत्री और उनकी पूरी मंत्रिपरिषद होती, यानी प्राइम मिनिस्टर और पूरी मंत्रिपरिषद होती, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती, पीएम एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक ऐसे राज्यपाल की सहायता के लिए सीएम और उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है। आई बात समझ? कौन होते हैं? सीएम और उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, मंत्रिपरिषद होती है। ठीक है। और अगर हम अपने भारत में न्यायपालिका की बात करें भैया, तो हमारे यहाँ जो न्यायपालिका है, जो ज्यूडिशरी है, उस ज्यूडिशरी को एकीकृत बनाया गया है। एकीकृत बनाने का मतलब है भैया कि सबसे नीचे जिला न्यायालय होगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा, उससे ऊपर उच्च न्यायालय होगा, हाई कोर्ट होगा, और उससे ऊपर सुप्रीम कोर्ट होगा, यानी सर्वोच्च न्यायालय होगा। कौन होगा? सुप्रीम कोर्ट होगा, यानी सर्वोच्च न्यायालय होगा। मतलब सबसे नीचे लेवल पे कौन है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। यहां से मामला कहां जाएगा? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट से कहां? सुप्रीम। सुप्रीम कोर्ट देश में एक और सबसे ऊपर है, इसलिए सर्वोच्च। इसके लिए प्रावधान है कि प्रत्येक प्रांत में एक होना चाहिए, और ये क्या है? प्रत्येक जिले में एक होना चाहिए। कहां? तो प्रत्येक जिले में एक होना चाहिए। कैसे बने हैं, क्या है प्रावधान, ये सब मैं आपको बताऊंगा, उसके लिए टेंशन नहीं। समझ आया? और अब इन तीनों को एक साथ कर लो आप। कौन कौन? विधायिका, कार्यपालिका और कौन? न्यायपालिका। तो बनती हैं हमारे सरकार के तीनों अंग। अब हुआ समझ? क्लियर? कि अभी भी कौन है दिक्कत? बोलो जल्दी से, बताओ जल्दी से, कमेंट करो। अरे वाह, हाँ, द बॉटम इज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल सही बताया भाई। हाँ हाँ, जतिन, मोहिनी, ललित, प्रशांत, सबको समझ आ गया। आदित्य, नितिन, हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, चलो एकदम समझ आ गया है। ठीक है भैया, एकदम बढ़िया समझ में आपको आ गया, एकदम बढ़िया समझ में आपको आ गया है ना? ठीक है। तो पॉलिटी के इस सेगमेंट को ध्यान में रखते हुए हमने आपके क्लास की, जो कि मेन रूप से किस पर्पज के लिए बेटा? यूपी पेट के लिए, यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के लिए शुरू किया है। आज ये पहली क्लास हमने बस बेसिक जानकारी के लिए शुरू की। कल से ये 9 बजे से आपकी प्रॉपर क्लास चलेगी। जब एक टॉपिक हम खत्म करेंगे तो उस पर क्वेश्चन कराएंगे, फिर अगला टॉपिक खत्म करेंगे, फिर उस पर एमसीक्यू कराएंगे, सवाल बराबर कराते रहेंगे, आपको अपडेट कराते रहेंगे। अच्छा, जिन भी मेरे साथियों को क्लास को ज्वाइन करना है, जो ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं तो ऑनलाइन क्लास कर सकते हैं, अगर आप ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं तो ऑफलाइन भी क्लास ले सकते हैं। ठीक है मेरे साथी? क्लास से रिगार्डिंग कोई जानकारी, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, कोई भी लेनी है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं। अगर आपको यूपी ट्रिपल एससी पेट का ऑनलाइन या ऑफलाइन कोई भी बैच लेना है तो आप इस क्लास को ले लीजिए। कंप्लीट कोर्स हम आपको रिवाइज कराएंगे, कंप्लीट कोर्स हम आपको पढ़ाएंगे और एकदम बढ़िया से आपको अपडेट करेंगे, तैयार करेंगे। हर चैप्टर से क्वेश्चन आपको करा देंगे, एकदम आप पारंगत हो जाएंगे। और मैं बार बार यही समझाता हूं, चाहे ऑफलाइन बैच में हो चाहे ऑनलाइन में, कि भैया आप पेट को आसान मत लीजिए। आसान का मतलब हल्के में मत लीजिए कि नहीं ठीक है हम तो चाहे जो नंबर ले आए चाहे जैसा रहे, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसी यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू आ रही। और ऐसे में बेटा अपने आप को आपको मूल्यांकन करने का मौका मिलेगा। हम आपका टेस्ट भी कराएंगे, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी दोनों मोड में कराएंगे। तो अगर आपको ऑफलाइन जुड़ना है तो क्लास आप करिए, अजंता टावर में क्लास चल रही है,
आलमबाग लखनऊ में। कहाँ चल रही है? आलमबाग लखनऊ में अजंता टावर में चल रही है क्लास मेरे भैया, संदीप क्लासेस के नाम से। वहां आपको क्या मिल जाएगी? हमारी ऑफलाइन क्लास मिल जाएगी। और ये कै बजे से भैया? 1 से 2:15 का बैच है ऑफलाइन, जिसकी फीस केवल 1200 रुपए है, कंप्लीट टेट जीएस। ऑनलाइन बैच की जो फीस हमने रखी है मेरे साथियों वो 399 है, लेकिन अगर आप 15 अगस्त तक फीस पे करते हैं तो केवल आपको 251 रुपीज पे करना है। क्लियर है? तो चलिए आज यहीं रोकते हैं, कल फिर 9 बजे आपसे मुलाकात होगी आपकी इसी क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, शुभ रात्रि, बाय बाय। सबको गुड नाइट भाई, सबको गुड नाइट।